जय हिंद। और ये हमारी थर्ड क्लास है। आज तीसरी क्लास जो है हमारे आंसर राइटिंग की है। और हमने कल जो कंप्लीट किया था वो कंप्लीट किया था हमने हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता पे हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। ठीक है, अब एक्चुअल में आपकी जो आंसर राइटिंग की शुरुआत है वो थोड़ी सी धीरे धीरे होगी। ठीक, उसके बाद देखो आप, यहाँ हम आज पढ़ेंगे मौर्य काल। ठीक है, अब मौर्य काल में जो भी स्थापत्य आया है उन चीजों को हम देखेंगे और उन पे हम 2 से 3 क्वेश्चन जो आंसर राइटिंग में है वो क्वेश्चन देखेंगे कि आप इनका आंसर कैसे यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मौर्य काल के अंदर 2 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है एक स्तूप है आपका और एक है आपका स्तंभ। ठीक, ये 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद शैलकृत गुफाएं हैं जो लोकप्रिय कला में आ जाती है आपकी। तो यहाँ पे हम चलते हैं मौर्योत्तर काल में। सबसे पहले मौर्योत्तर काल में आपको मैं बता दूं कि मौर्य काल जो है वहां तक मौर्य काल के आते आते यहाँ पे जो चीजें हैं वो चीजें आपकी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत कुछ प्रभावित हुई। ठीक है, यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई। और जो राजा ब्राह्मणवाद से जो सजग हो गए थे, ठीक है, या उनसे जिनको पता चल गया था कि ब्राह्मणवाद में कितना आडंबर वगैरह ये चीजें हो रही थी उस वक्त, तो उस वक्त इनसे सजग हो गए थे वो जो राजा। वो कहाँ पे गए? बौद्ध धर्म के पास, जैन धर्म के पास। तो वो सारी चीजें हैं और वो किसको संरक्षण देने लगे? बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को। तो उन्होंने भी कई सारी चीजें यहाँ बनवाई। ठीक, और उनके उपदेशों को उन्होंने फॉलो किया। अब हम मौर्य काल की जो कलाएं हैं और मौर्य काल के जो स्थापत्य कला है उनको पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 प्रकार की कला आपके पास आ जाती है। एक है आपके पास दरबारी कला और एक है आपके पास लोक कला या लोक कला या लोकप्रिय कला बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो दरबारी कला में आपके पास आता है महल, स्तंभ और स्तूप। और ये स्तंभ और स्तूप जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे स्तंभ है, स्तूप है, या मंदिर, जो मंदिर की सारी जितनी भी शैलियां हैं, आपके मूर्ति की जितनी भी शैलियां हैं मूर्ति की, वो सभी चीजें यहाँ वास्तुकला में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। ठीक, आपकी शैलकृत आकृतियां जो गुफाएं हैं वो सबसे ज्यादा महत्व रखती है। तो ये सारी चीज जो है वो हर एक अलग अलग काल में फेमस हुई। ठीक है, तो कुछ मौर्य काल में फेमस हुआ, तो कुछ मौर्योत्तर काल में फेमस हुआ, तो कुछ गुप्त काल में फेमस हुआ। तो ये सारी चीज जो है वो कहीं ना कहीं कोई चीज, कोई स्थापत्य कला, जैसे मंदिर स्थापत्य कला अगर किसी दूसरे काल में चरमोत्कर्ष पे होगी तो यहाँ कुछ और चीज चरमोत्कर्ष पे होगी। ठीक है, तो ये चलता गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम महल पढ़ेंगे और महल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 2-4 चीजें याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा उसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक स्तंभ। ठीक है, जैसे आपका सारनाथ का स्तंभ हो गया। आप पढ़ेंगे स्तूप, जैसे आपका सांची का स्तूप हो गया। तो वो सारी चीज हम यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इन्होंने स्तूप पे तो एक क्वेश्चन भी पूछ रखा है, वो क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मैं आगे समझाऊंगा ही सही कि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला जो है वो लोक वर्ण विषयों एवं कथानकों को चित्रित करते हुए, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक चीज जो क्या दे रहा है वो कि यहाँ बौद्ध स्तूप है, बिल्कुल राइट। और बौद्ध स्तूप पे जो भी चीजें चित्रित की हुई ना, जो भी चीजें चित्रित की हुई है, क्या वो बौद्ध के आदर्श जो हैं, बौद्ध के जितने भी आदर्श, बौद्ध के जो आदर्श हैं उनको सफलतापूर्वक उनकी सफलतापूर्वक व्याख्या कर पाती है या नहीं कर पाती है? कौन? ये कथानक।
जो आपके किसके द्वारा, बौद्ध स्तूप पर जो लिखे गए हैं, जो समझाए गए हैं, जो प्रतीकों के रूप में, वो सारे जो कथानक है, क्या वो बुद्ध के आदर्शों की व्याख्या कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? ये क्वेश्चन की डिमांड है यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन की डिमांड को समझना और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चन को समझ लेना, आधा काम तो आपका यही हो गया। क्योंकि वहां पे आपको कॉपी दी जाएगी, तो कॉपी क्वेश्चन, क्वेश्चन के नीचे उसकी स्पेस और फिर दूसरा क्वेश्चन, तो इस टाइप की कॉपी होगी। और उस कॉपी में आपको बिल्कुल भी यहां इतना स्पेस नहीं मिलेगा कि आपने क्वेश्चन की डिमांड कुछ और थी और आपने लिख कुछ और दिया पूरा पेज, और आपको अब ये चीज गलत करना है और कुछ और पेज यूज करना है, तो वो ऑप्शन यहाँ नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ये है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है और अगर 150 शब्दों में पूछ रखा उसने, तो क्या होगा, आपको 2 पेज दे दिए जाएंगे, और 250 शब्दों में पूछ रखा है तो 3 पेज दे दिए जाएंगे। और इसी में आपको अगर 150 शब्द है तो यहाँ तक पूरे हो जाएंगे, और 250 है तो यहाँ तक पूरे हो जाएंगे। ठीक, ये और क्वेश्चन यहाँ दे रखा होगा। ठीक, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर में उम्मीद ही मत रखो कि आपसे कोई क्वेश्चन है और उसकी डिमांड कुछ और थी और आपने लिख कुछ और दिया और आपको बाद में पता चला, तो आप उसको सही कर लोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है वहां पे। इसलिए क्वेश्चन को सही से समझ के, उसकी डिमांड को समझ के, उसके बाद आप आंसर को फ्रेम करने की बिल्कुल कोशिश करो। ठीक, तो इतना काम समझ में आएगा। क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन समझा दिया और अच्छे से समझेंगे हम आगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे महल है, स्तंभ है, स्तूप है, गुफाएं हैं, मृदभांड है और मूर्तियां हैं। तो लोक कला में गुफाएं बनी, ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, उनके रहने के लिए, उनकी पूजा के लिए, ठीक है, गुफाएं बनाई गई। ठीक है, लोगों को पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, ठीक है, जो भी बर्तन यूज में आते हैं, उन बर्तनों के यूज के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए गए। ठीक है, और आपकी पूजा करने के लिए यक्ष यक्षिणी वगैरह की मूर्तियां बनाई गई यहाँ पे। ठीक, तो इतनी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे हम आगे चलते हैं दरबारी कला में, महल पर। इसमें 2-4 चीजें याद रखना है आपको कि आपके यहाँ पे दो राजा है, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य है और एक आपका अशोका है। ये अशोका, तो अशोका का महल है और चंद्रगुप्त मौर्य का महल है। बस 2 ही महल है, एक पटना में है और एक आपका कुम्भलहार में है। कुम्भलहार में है, ठीक है, ये 2 ही है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का तो 2 चीजें याद रखना है कि ये किससे प्रेरित था। ठीक, तो ये अकेमिनियन जो ईरान की एक शैली है उससे प्रेरित महल था। ठीक है, और निर्माण सामग्री में लकड़ी यूज की गई थी और मेगास्थनीज ने मानव जाति की सबसे बड़ी रचना बताया था इसको। ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए कि इसकी किसने विशेषता बताई, तो मेगास्थनीज ने बताई जब वो इंडिया आया था। और उसके बाद निर्माण सामग्री जो है वो लकड़ी यूज की गई है उसमें, और किससे प्रेरित है, तो वो अकेमिनियन जो ईरान की जो पद्धति है उससे प्रेरित है। ठीक, जो वहां शैली चल रही थी उस शैली से प्रेरित है ये। ठीक, आपका महल। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो अशोक का कुम्भलहार में विशाल संरचना थी, 3 मंजिला, और उस पे दीवारें बनी थी नक्काशीदार और मूर्तियां बनी हुई थी उस पर। ठीक, इतना केवल 2 पॉइंट याद रखने आप, बहुत बहुत है ये 2 पॉइंट। ठीक है, कहीं आपको गढ़ने में ये 2 पॉइंट काम आएंगे। ठीक है, अगर मौर्य स्थापत्य कला आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक, तो ये महल का काम हो गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं स्तंभ पे। अशोक ने स्तंभ क्यों बनवाए, सबसे मेन चीज, स्तंभ क्यों बनवाए, तो स्तंभ विजय का प्रतीक होता है। एक तो क्या आप युद्ध लड़के आए, विजय प्राप्त करके आए, तो उसके प्रतीकात्मक रूप से आप स्तंभ बनवाते हो। ठीक, तो 3 कारणों की वजह से स्तंभ को बनाया गया है यहाँ पे। एक, युद्ध विजय,
एक आपका राजकीय उपदेश और एक था आपका राजकीय प्रतीक के रूप में। ठीक है, राजकीय आपका प्रतीक के रूप में ये स्तंभ बनवाए गए। ठीक, अब इन स्तंभ की विशेषता क्या क्या है, तो स्तंभ में है क्या वो चीज हम देखते हैं। ठीक, तो स्तंभ का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपका कैसा बना हुआ है वो चीज हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये स्ट्रक्चर है आपका ये वाला, ये आपका पोल है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा पोल जो है वो एक ही पत्थर से निर्मित है। ठीक है, एक ही पत्थर का बना हुआ है, ये एक ही पत्थर है यहाँ पूरा का पूरा। ठीक है, ये एक ही पत्थर है पूरा, और इसके ऊपर यहां जो है वो कमल की आकृति बनी हुई है, ये यहाँ पे कमल की आकृति बनी हुई है। उसके बाद आप चलो तो यहाँ पे आपका कमल की आकृति के ऊपर ये आपका जो बना हुआ है इसका नाम है, इसमें चक्र बना हुआ है यहाँ पे, ये है आपका 24 तीली वाला चक्र जो तिरंगे में यूज होता है वो बना हुआ है। और उसके बाद आपके यहाँ पशु की आकृति बनी हुई है, यहाँ पे भी पशु की आकृति, यहाँ पे पशु की आकृति। ठीक है, और ये गोल गोल घूम रहा है यहाँ पे। ठीक, और इसके ऊपर आपके यहाँ पे है कुछ न कुछ पशु की आकृति। ठीक है, अलग अलग स्तंभ में अलग अलग आकृतियां बनी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे आपकी कुछ और आकृति है, तो यहाँ आपकी यहाँ पे कुछ और आकृति, जैसे लोरिया नंदनगढ़ में है तो यहाँ पे एक सिंह की आकृति है। तो आपकी सांची के स्तूप, सॉरी सारनाथ के स्तूप में, सांची के स्तूप नहीं, सारनाथ का स्तंभ। ठीक है, सारनाथ के स्तंभ में ठीक क्या बना हुआ है, ठीक है, 3 शेर बने हुए हैं। ठीक, ये आपको नजर आ रहे 3 शेर। ठीक है, अब और यहाँ पे एक शेर है, इस स्तंभ में एक शेर है और इसमें 3 शेर है। उसके बाद आप कहीं पे देखोगे तो कहीं पे बेल की आकृति भी बनी हुई है। ठीक है, पशु जो बना हुआ है पशु आकृति वो बेल की, वृषभ जिसको बोलते हैं, वृषभ। ठीक है, ये वृषभ। ठीक, अब यहां जो अबेकस में बनी हुई चीजें हैं वो चीजें हम समझते हैं। ठीक है, उन चीजों को थोड़ा सा आप रिलेट करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके हिसाब से देखना। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूं, ये उत्तर है, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, तो पूर्व में मिलेगा आपको हाथी, क्या मिलेगा, हाथी मिलेगा। पश्चिम में मिलेगा घोड़ा, उत्तर में मिलेगा आपको बेल मतलब वृषभ, और दक्षिण में मिलेगा सिंह। और ये कहाँ पे है, ये आपके अबेकस में बने हुए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये चक्र बना हुआ है, और इस चक्र के अगर आप यहाँ अगर पूर्व है तो पूर्व में बना हुआ आपका हाथी बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका अगर अबेकस है तो यहाँ पे ये हाथी। ठीक, तो हाथी है तो ये पश्चिम है, तो यहाँ बना हुआ आपका ये घोड़ा बना हुआ है। ठीक, तो ये इस टाइप की आकृतियां बनी हुई है। ठीक, तो आप जहां पे अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हो वहीं बैठ के देख लो कि पूर्व में आपने हाथी रख दिया, पश्चिम में आपने घोड़ा रख दिया, उत्तर में आपने बेल जिसको हम वृषभ बोलते हैं, ठीक है, बेल रख दिया, और आपने दक्षिण में सिंह रख दिया। ठीक, इससे रिलेट करके आप यहाँ पे याद रख सकते हो इस अबेकस में। यहाँ पे ये देखो, आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेल, ये कुबड़ वाला बेल है। ठीक, और ये फिर आपका चक्र बना हुआ है, और इधर फिर एक आकृति बनी हुई है, इधर भी एक आकृति बनी हुई होगी। तो इस टाइप से ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में आकृतियां बनी हुई है। ठीक, और ये क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है,
इस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा मैं। ठीक, अब देखो, अशोक स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभ कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। कुल मिला के इतना पूछ रहा है कि स्तंभ की विशेषता बता दीजिए आप, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है और इसकी विशेषता बता दीजिए। तो आपके पास इंट्रो होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपके पास बॉडी होनी चाहिए, तो बॉडी में आपके पास डायग्राम बना हुआ होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद वहां पे उसकी विशेषता बनी हुई चाहिए और उसका कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन, ये आपका एक डायग्राम जो कि पशु की आकृति है, अबेकस बना हुआ है, कमल बना हुआ है, ये, और विशेषता, और ये हो गया आपका कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। ठीक है, आंसर का इस स्ट्रक्चर में आपका आंसर फ्रेम होना चाहिए पूरा पूरा। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से कई क्वेश्चन अगर अंतर वाला हो गया तो आपको टेबल भी बनानी पड़ सकती है कि इधर और इधर ये। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, और आंसर बिल्कुल फ्रेश नजर आना चाहिए एग्जामिनर को। एग्जामिनर को तकलीफ हुई कि वो फटाक से नंबर काट लेगा, तकलीफ नहीं होना उसको, बिल्कुल फ्रेश नजर आना आंसर। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। ठीक, तो यहां देखो, मैंने यहाँ पशु की आकृति बताई आपको कि यहाँ कुछ न कुछ पशु की आकृति होगी। यहाँ एक अबेकस है जिसके यहाँ पे कुछ आपके बैल घोड़ा वगैरह बना हुआ है। तो ये क्या बना हुआ है, ये आपका अगर बैल है तो ये घोड़ा है यहाँ पे। ठीक, तो इस टाइप से आकृति बनी हुई है पूरी पूरी। उसके बाद ये कमल है, ये कमल उल्टा कमल बना हुआ है, और इसके नीचे जो खंबा लगा हुआ है या जिसको मुठ बोलते हैं, ठीक है, वो जो है वो एक ही पत्थर से बना हुआ है। वो पूरा का पूरा जितना भी बड़ा है वो एक ही पत्थर का है। ठीक है, यहाँ देखो आप, ये वाला ये वाला खंबा जो है वो एक ही पत्थर का, और इस पे भी जो है वो उपदेश लिखे हुए हैं, राजकीय उपदेश इसके ऊपर भी लिखे हुए हैं। जो मैंने बताया था ना उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य था, तो एक विजय के लिए, एक उपदेश के लिए, और एक प्रतीक के लिए। ये तीन चीजें आपको याद रखना है आराम से। ठीक, और अलग अलग आपको स्तंभ में अलग अलग आपको पशु की आकृति मिलेगी। कहीं पे आपको बेल मिल जाएगा वृषभ, तो कहीं पे आपको एक सी मिल जाएगा, तो आपके सारनाथ के स्तंभ में आपको शेर मिल जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको। अब उसके बाद हम कहाँ पे हैं, स्तूप कहाँ कहाँ पे, सॉरी स्तूप क्या, स्तूप बोल रहा हूं बार बार में, थोड़ा सा स्तंभ। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ है, तो सांची में भी स्तंभ है, तो सांची में स्तूप भी है तो स्तंभ भी है। ठीक है, तो लोरिया अरराज में स्तंभ है, नंदनगढ़ लोरिया में स्तंभ है। जो मैंने अभी एक सी वाला स्तंभ बताया वह लोरिया नंदनगढ़। तो आपको दो स्तंभ याद रखने हैं केवल, बाकी सबको भूल जाओ। एक लोरिया नंदनगढ़ वाला और एक है आपका सारनाथ का। दो स्तंभ याद रखो आप, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इन दो स्तंभ को याद रख लो बस। ठीक, उसके बाद हम हमारा स्तंभ वाला काम जो है ये पूरा हुआ, और इस पे हम आंसर देख लेते हैं। ठीक, तो ये आंसर है आपका, ये देखो, अशोक स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभ कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो मौर्य काल में सम्राट अशोक के शासन काल में राजकीय पृथ्वी का राजकीय उपदेश के लिए सम्राट अशोक ने अलंकृत स्तंभों का निर्माण किया। ठीक, ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका अच्छे से। ठीक है, आप और अच्छा इंट्रो बना सकते हो। ठीक है, आप कहीं ज्यादा अच्छा आंसर लिख सकते हो मेरे से। केवल आपको यहाँ पे सीखना क्या है कि आंसर स्ट्रक्चर कैसे करते हैं बस। ठीक, तो ये अच्छा इंट्रो है। ठीक,
और अच्छा आप इंट्रो बना सकते हो इसको। उसके बाद ये डायग्राम बना दिया, विद इन टाइम के अंदर बनाना, ऐसा नहीं डायग्राम बनाने बैठ गए आप 7 मिनट 8 मिनट उसमें ही हो गए डायग्राम बनाने में। डायग्राम को आपको केवल लगना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड या आपके 1 मिनट में डायग्राम अगर बड़ा है तो बन जाना चाहिए, ठीक। नहीं तो आपके जो इंडिया का मैप है वो तो इस टाइप से बनना चाहिए कि जैसे आप कुछ कर ही नहीं रहो। जैसे आपने ये यहाँ पे ये बनाया, ये इंडिया का मैप, ये ठीक है, तो ये इंडिया का मैप बन गया, ठीक। कितना मिनट लगा? 30 सेकंड लगा होगा ज्यादा ज्यादा। तो ये इस टाइप से आपका मैप बनना चाहिए, ठीक। ये इस टाइप से, ठीक। अगर आप वर्ल्ड मैप बना रहे हो तो ये इस टाइप से बनना चाहिए आपका मैप, ठीक है। ये इस टाइप से, तो ये अगर ऐसा मैप बनेगा ना तो आपके 4 चांद लग जाएंगे बिल्कुल। ये तो ये वर्ल्ड में बन गया, आप कुछ भी बता सकते हो इसमें, ठीक है। कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स और बिल्कुल सब टच कर करके बनाना है बिल्कुल मैप। आप मैप बना सकते हो आराम से, ठीक है, पर वो विद इन आपको समय के अंदर बनाना है। और मैप थोड़ा सा थोड़ा बहुत उसको दिख जाना चाहिए हाँ मैप है। जैसे आप ग्रेट बैरियर रीफ, तो यहाँ बता दो ग्रेट बैरियर रीफ ये, ठीक है। अगर आपको मरुस्थल बताना है एक मरुस्थल, तो ये पश्चिमी विभाग में मरुस्थल, ठीक है। ये वाले तो ये आपको बताना है, ठीक है। ये गोभी मरुस्थल, तो ये चीज आपको बताना है यहाँ पे, ठीक। इस टाइप के मैप और डायग्राम आपको एक समय अंतराल, जो समय के अंदर आपको सारी चीज देखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो आप बिल्कुल, और ये मैंने डायग्राम बना रखा है यहाँ पे अच्छे से, ठीक। उसके बाद स्तंभ की विशेषताएं, तो स्तंभ की विशेषताओं सबसे पहले तो मैंने स्तंभ के जो हिस्से हैं उन हिस्सों को ही लिख दिया यहाँ पे कि पशु आकृति है, अबेकस है, उल्टा कमल है, मुठ है, ठीक है। तो स्तंभ में मुठ एक ही पत्थर से बना होता है, ठीक। और यहाँ पे मैंने फिर यही चीज डबल डाल दी, तो ये चीज थोड़ी सी गलत है, ठीक। और ये आंसर आपका टाइम लिमिट में लिखा हुआ आंसर है। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल 1 घंटा लगाया इस पर बिल्कुल अच्छे से सोच के उसके बाद लिखा, ऐसा नहीं। मैंने ये आंसर 7 मिनट में ही लिखा है, ठीक। उसके बाद अशोक के स्तंभों में अलग अलग पशु आकृति के शीर्ष, ठीक। अलग अलग पशु आकृति के शीर्ष है, अलग अलग। ऐसा नहीं है कि सब स्तंभों में सिंह की आकृति है, किसी में बेल है तो किसी में सिंह है, ऐसे जैसे लोरिया नंदनगढ़ में एक सिंह की आकृति है, तो रामपुरवा में आपका वृषभ बेल की आकृति है, ठीक। सारनाथ के स्तंभ में 4 सिंह पीठ से जुड़े हुए हैं, जो भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाए गए हैं। और राष्ट्रीय, एक पीछे है वो शेर, वो दिख नहीं रहा है, एक इधर है, एक इधर है, एक आगे है, एक पीछे है, ठीक। तो 4 शेर है अपनाए गए हैं और राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाए गए हैं। और राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसमें क्या क्या चीज हुई है, तो एक अबेकस है और एक सिंह की आकृति, ऊपर जो सिंह की आकृति बनी हुई है ना 3, वो सिंह की आकृति और एक अबेकस, इन 2 को लिया गया राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। ये स्तंभ पालिश व चमकीले होते थे, ठीक है। उसके बाद मैंने कंक्लूजन दिया है, अतः अशोक के मौर्यकालीन स्तंभ बहुत ही सुंदर व वास्तुकला में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वह सारनाथ के स्तंभ को तो धम्म चक्र प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ये आपका एक आंसर हुआ बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में, ठीक है। आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल बर्डन टाइप, ठीक है। ये दूसरा आंसर है मेरा, ये देखो यहाँ पे आपका, जैसे इन्होंने आंसर लिख रखा है यहाँ पे, सांची स्तूप के ऐतिहासिक व स्थापत्य कला संबंधित महत्व का विवरण दीजिए, ठीक। पर इस आंसर में डायग्राम ही नहीं है, तो सांची स्तूप पूछ रखा है, तो सांची स्तूप छोटा सा भी बना दो पर बना दो, ठीक है। आप इसमें कहीं से कहीं तक इन्होंने डायग्राम ही नहीं डाल रखा है, ठीक।
तो एक सांची स्तूप वाला ये क्वेश्चन हो गया हिंदी मीडियम में, बिल्कुल राइट। और यही क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम में देखो तो इन्होंने बिल्कुल भर के कंटेंट डाला है, पर इन्होंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ठीक, यहाँ पे डायग्राम बनाया कि कहाँ पे सांची स्तूप कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो भी बनाया इन्होंने। तो ये एक अच्छे आंसर को प्रदर्शित करता है, ठीक। उसके बाद देखो आप आगे चलते हम स्तूप पे, इस पे चलते हैं, स्तूप, ठीक। देखो स्तूप जो है वो मौर्य काल में ही विकसित हुए, ठीक है। और मौर्य काल में विकसित हुए, पर जो ये प्रचलित थे वो वैदिक काल से थे। तो इनका प्रचलन कब से चल रहा था? वैदिक काल से। और वैदिक काल से चल रहा था, और इनका सही से मतलब होता है स्तूप का मिट्टी का ढेर, ठीक है, मिट्टी का ढेर, ठीक, ये इसका मतलब होता है। तब ये होते क्या हैं? तो सर स्तूप जो होते हैं ना वो होते हैं एक अर्ध अंडाकार संरचना होती है, जिसके अंदर आप क्या रखते हो? तो जिसके अंदर आप बुद्ध के या अन्य भिक्षु के अवशेष या सामग्री उसके अंदर रखते हो। जो पवित्र सामग्री होती है वो इसके अंदर रखी जाती है, ठीक, इसके अंदर रखी जाती है। आया समझ में? ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका, कोई सा भी क्वेश्चन आए स्तूप के ऊपर, ठीक है, आप स्तूप पे क्या इंट्रोडक्शन दोगे कि इंट्रो क्या दोगे कि स्तूप जो आपकी एक अर्ध अंडाकार संरचना है। कौन सी संरचना है? सबसे पहला पॉइंट, अर्ध अंडाकार या अर्ध चंद्राकार संरचना है, जिसमें बुद्ध के और या बुद्ध नहीं तो किसी और का स्तूप है तो किसी अन्य भिक्षु के या जो बुद्ध के अनुयायी थे उनकी उनके या तो अवशेष रखेंगे उसमें या उनकी सामग्री रखेंगे, ठीक, ये दोनों चीज रखेंगे। अब ये दोनों रखते हैं किसमें? इसमें, स्तूप, ठीक। तो ये आपका इंट्रो हो गया। अब आपकी बॉडी जो है वो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर चलेगी कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है, उसके ऊपर आपकी बॉडी चलेगी। अगर दो पार्ट में है तो आप दो पार्ट में बांट लीजिएगा 1 2, जिससे ये इसमें क्या डिमांड है तो इसमें विशेषता लिखना है तो विशेषता लिखना, इसमें चर्चा करना है तो इसमें चर्चा कीजिएगा, क्योंकि आपके जो पार्टीशन है उन पार्टीशन की अलग अलग डिमांड होती है सबकी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम करता है, ठीक। तो ये चीजें हो गई। अब इसको हम समझ लेते हैं स्तूप को कि स्तूप में है क्या क्या चीज। अब स्तूप में सबसे पहले ये जो नजर आ रहा है ना आपको, ये वाली बाउंड्री, ये बाउंड्री वाले, ये क्या है? बाउंड्री वाले, जिसको हम वेदिका कहते हैं, जिसको हम वेदिका कहते हैं, ठीक। और ये वाली जो बाउंड्री वाले इसको हम मेधी कहते हैं, ठीक, ये वेदिका। और इस वेदिका के यहाँ बने हुए ये जो है गेट हैं, और इन गेट को क्या बोलेंगे हम? तोरण। इन गेट को क्या बोलेंगे? तोरण द्वार। और ये है आपका एक तोरण द्वार, ये है आपका दूसरा तोरण द्वार, तो ये है पहला, ये है दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो ये 4 तोरण द्वार है, ठीक। उसके ऊपर ये अंडाकार जो बना हुआ है, ठीक है, तो ये अंडाकार है तो इसको बोलते हैं अंड, ठीक, ये लिखा हुआ है यहाँ पे अंड, ठीक। इतना काम हो गया। तो एक चीज हो गई आपकी क्या, कि बाउंड्री वाल को क्या बोलते हैं? वेदिका। दूसरी चीज हो गई कि इसके बाउंड्री वाल के जो आसपास ये जो दरवाजे बने हुए हैं इनको बोलते हैं हम तोरण द्वार। और तोरण द्वार से जैसे ही आप अंदर गए, ठीक है, ऐसा समझो कि इस बाउंड्री वाल के आसपास आ गए आप, वेदिका के आसपास आ गए, किसके आसपास आ गए? वेदिका के। और इससे अंदर घुसे तो अंदर क्या मिलेगा आपको?
प्रदक्षिणा पथ मिलेगा जिस पे आप घूम सकते हो, प्रदक्षिणा पथ मिलेगा। फिर यहाँ पे सीढ़ियां मिल जाएगी आपको, यहाँ पे सीढ़ियां मिल जाएगी और इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ मेधी के ऊपर चढ़ जाओगे और यहाँ ये फिर प्रदक्षिणा पथ मिलेगा एक और, ठीक। अभी अंड के आकार का जो है ये बनावट, इसको हम अंड ही बोलते हैं और इसके अंदर रखते हैं हम पवित्र सामग्री, जो आपके अवशेष हैं या कोई सामग्री है वो चीज, ठीक। उसके बाद ये अंड बना हुआ है और इसके ऊपर बना हुआ है ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि ये स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से बना हुआ है, ठीक। और यहाँ से एक रोड निकल रही है, एक खंबा, और ये स्ट्रक्चर इस टाइप से बना हुआ है। इसको बोलते हैं हम हर्मिका, इसको बोलते हैं हम हर्मिका। और इस रोड को बोलते हैं हम यष्टि, ये यात्री। और इन ये जो तीन बने हुए छत्र बने हुए, क्या बने हुए, छत्र बने हुए, ठीक। और इनके अलग अलग प्रतीक हैं सब, सारी चीज जो है उस ये अलग अलग प्रतीकों के रूप में दर्शाए गए हैं। तो अब इसको, अब देखो इनके विकास पे अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे कर पाओगे। तो मौर्य पूर्व में ये सामान्य रूप से होते थे, ठीक। ये मौर्य पूर्व में ये टीले जो है वो सामान्य थे, सामान्य टीले। अब वो सामान्य टीले थे, उसके बाद ये स्तूप बन गए। क्या बन गए, स्तूप। सामान्य स्तूप का रूप धारण कर लिया इन्होंने, तो यहाँ सामान्य टीले जिनको आप स्तूप बोल सकते हो, तो ये टीले हैं, यहाँ साधारण स्तूप बनने लगे, ठीक। उसके बाद यहाँ मौर्योत्तर काल में यहाँ पे स्तूप जो है वो पिक पे आ गए, यहाँ पे स्तूप जो है वो बहुत ज्यादा अलंकृत बनने लगे आसपास। यहाँ पे कई सारे स्तूपों का जीर्णोद्धार भी हुआ, तो कई सारे स्तूप नए बनाए गए और स्तूप बिल्कुल अच्छे से अलंकृत तरीके से बनाए गए थे, ठीक। ये काम हो गया यहाँ पे आपका, ठीक। उसके बाद गुप्ताज में आते आते आपके स्तूप जो है उनका डिग्रेडेशन होने लगा, ठीक। तो यहां से यूं समझो आप, ये यूं चढ़ रहा है और यहाँ पिक पॉइंट आ गया, ये मौर्योत्तर काल है और यहां से फिर नीचे उतरने लगा, ठीक। तो ये वैदिक काल, ये है आपका मौर्य, और ये है आपका मौर्योत्तर, और ये गुप्ता मान के चलो, ठीक। तो इस टाइप से ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि हमारा क्वेश्चन की डिमांड क्या थी स्तूप के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पढ़ना तो इतना ही है, ठीक। अब देखो मौर्योत्तर काल के बाद जो स्तूप का जीर्णोद्धार हुआ, तो कहाँ कहाँ स्तूप मिले, कहाँ क्या है। तो सबसे पहले शुंग शासक ने स्तूपों का जीर्णोद्धार किया, तो यहाँ पे रेलिंग वगैरह बनवाई गई स्तूपों के आसपास, क्योंकि पहले अंड आकार का स्तूप था और एक प्रदक्षिणा पथ बना हुआ था। दूसरा जो प्रदक्षिणा पथ बनाया ये शुंग शासक ने बनाया, ठीक। उसके बाद कनिष्क आया, कनिष्क ने भी कई सारे स्तूपों का जीर्णोद्धार किया। जो कुषाण शासक था कनिष्क, जैसे कनिष्कपुर में एक आप स्तूप देख सकते हो, ठीक। उसके बाद दक्षिण जो क्षेत्र है, ठीक है, जो दक्षिण क्षेत्र है जैसे आपके कृष्णा नदी से नीचे वाला क्षेत्र, तो उसमें कौन कौन से शासक थे, तो एक इक्ष्वाकु था, एक सातवाहन, ठीक है। अब इन्होंने, तो ये अमरावती में मिलेगा स्तूप एक, और एक नागार्जुन कोंडा में मिलेगा। और इस पे बढ़िया से क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा स्तूप के ऊपर, ठीक। जो क्वेश्चन मैं अभी आपको एक बार और पहले समझा दिया और एक बार और समझा देता हूँ कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले तो, कि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला जो है, ठीक है, ये लोक वर्ण, जो लोक गीत होते हैं ना, या लोग जिनको समझ पाए, लोगों के उपदेश वगैरह आप समझ, तो लोक वर्ण विषय जो है, लोक वर्ण विषय और जो कथानक है,
तो आपने स्तूप बनाया, स्तूप के ऊपर कुछ उपदेश या कुछ कथानक लिखे, कथानक लिखे, इससे ही समझ लेना आप, कथानक लिखे, बिल्कुल राइट। इससे आपको समझ में आ जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। कथानक, तो क्या क्या स्तूप में क्या क्या मिल जाएगा, तो आपका कथानक मिल जाएगा, आपका लोक वर्ण मिल जाएगा, और आपका जातक कथा मिल जाएगी, जातक कथाएं। ये सब क्या कहाँ पे, स्तूप पे चित्रित की गई थी। कहाँ पे चित्रित की गई, स्तूप पे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि जो बौद्ध के, ये यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यहाँ पे सही कर लेना आप, ठीक है। ये थोड़ा सा भूल गया था मैं, ये आते ही मेरे को सही करवाना था। ये आदर्श है, आदर्शों, और ये यहाँ विशदीकरण है। इसके विषय पर चर्चा करनी है तो ये विशदीकरण, ठीक है, क्योंकि आयोग कहाँ से वर्ड ढूंढ ढूंढ के लाता है ये सभी चीजें। अब देखो यहाँ आदर्श है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन की डिमांड ये पूछ रहा है कि जो स्तूप पे कथानक लिखे गए, जातक कथाएं लिखी गई, वर्ण विषयक लिखे गए, वर्ण विषय, ये जो विषय है ना, ये सब चित्रित किए गए स्तूप पे, और इन चित्रित गए किए गए विषयों को से बौद्ध के आदर्श जो है, बुद्ध के आदर्श है, क्या उनका सफलतापूर्वक वर्णन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनके चित्रण से सफलतापूर्वक वर्णन या व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही है। इन कथानकों से बुद्ध के आदर्श निकल के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कथानकों के जरिए, स्तूप के द्वारा, ठीक है। तो स्तूप के इर्द गिर्द को क्वेश्चन के आंसर को घुमाना है, और जो स्तूप में, अब स्तूप से कुछ ज्यादा जानकारी आपको पता नहीं होगी, तो इसका आंसर बहुत सिंपल तरीके से लिखना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि स्तूप में जितनी जानकारी मिलनी चाहिए ना, वो जानकारी, वही जानकारी होना चाहिए। बाकी आदमी कुछ एडवांस लेने जाएगा ना, बहुत, वो बहुत अलग चला जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि ये सामान्य अध्ययन का पेपर है, ठीक है, इसमें आप ज्यादा एडवांस नहीं जा सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप कॉपी देखना, और यहाँ पे इसका आंसर देखना आप, ये बौद्ध स्तूप का आंसर है, ठीक। देखो, प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोक वर्ण विषयों एवं कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों को सफलतापूर्वक व्याख्या करती है या नहीं करती है, विशदीकरण कीजिए, ठीक है, इसके विषय पर चर्चा करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने इंट्रो लिखा है अच्छे से खासा कि बौद्ध स्तूप एक अर्ध गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिसमें बुद्ध व बौद्ध भिक्षु के अवशेष रखे गए हैं, बिल्कुल राइट, मैंने इंट्रो दे दिया। उसके बाद मैंने डायग्राम बना के इसको अच्छे से समझाया, डायग्राम बना के इसको अच्छे से मैंने समझा दिया कि स्तूप में कहाँ कौन क्या है। उसके बाद लोकवाणी विषय व कथानक व बौद्ध आदर्श, इनको मैंने यहाँ पे बता दिया कि वेदिका का जो तोरण द्वार है, अब पहला क्या बताया कि वेदिका का जो तोरण द्वार है उसमें जातक कथाओं के माध्यम से पूर्व जन्म को दर्शाया गया है, तो ये बुद्ध के आदर्श को दर्शा रहे हैं कि नहीं दर्शा रहे हैं सफलतापूर्वक, वो यहाँ बता दिया गया मैंने। उसके बाद बताया गया कि अंड जो बता रहा है वो किसका प्रतीक है, तो वो आपके शांति व ध्यान का प्रतीक है अंड। स्तूप में जो अंड दिखाया गया है वो आपका एक ध्यान करता हुआ व्यक्ति जो होता है उस टाइप से दिख रहा है, मतलब शांति व ध्यान का प्रतीक है। हर्मिका जो है वो हर्मिका बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं जो बोधिसत्व से जुड़े हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ हर्मिका नहीं करना था, ये था मेरे को यहाँ पे मेधी करना है, यहाँ पे मेधी, ठीक है। और हर्मिका जो है वो सबसे पवित्र जगह है, वो हर्मिका है, ठीक। एक क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है कि कहाँ पे मेधी के जो उसके अंदर सारे अवशेष रहते हैं, ठीक। उसके बाद वेदी का स्तूप को पवित्र बनाती है, क्यों पवित्र बनाती है, क्योंकि भाई आप यहाँ इसके अंदर हो ना, ठीक है, इस प्रदक्षिणा पथ के अंदर हो जो वेदिका है आपकी, तो इसके बाहर जो है वो दुनियादारी है, जो भी है वो दुनियादारी है, तो दुनियादारी पवित्र भी है अपवित्र भी है, पर यहाँ इसके अंदर जैसे आप तोरण से अंदर घुसोगे
ठीक, ये तोरण है, तोरण से जैसे अंदर घुसोगे तो ये सारी जगह जो है वो एक पवित्र जगह मानी गई है, जो बौद्धों के द्वारा इस जगह को पवित्र जगह माना गया है। तो वेदिका जो है वो स्तूप को, जो स्तूप है हमारा, उसको पवित्र बनाती है, ठीक, उसको पवित्र बनाती है। उसके बाद जो छत्र, 3 प्रकार के छत्र है, वो बुद्ध, धम्म और संघ को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ को प्रदर्शित कर रहे हैं। और यष्टि जो है, ऊपर वाली छड़ीनुमा, वो आकृति आपके स्वर्ग और पृथ्वी का कनेक्शन जोड़ती है, ठीक है, पृथ्वी जो है, और ये पृथ्वी है और ये स्वर्ग है, तो इसका कनेक्शन जोड़ रही है। ये जो हमारी यष्टि वाली जो आकृति है ना, छत्र के ये बनी हुई है, ये वाली, ठीक है। अब मैंने अच्छा सा यहाँ कंक्लूजन दिया कि अतः बौद्ध स्तूप लोक कथाओं उसकी बनावट से बौद्ध के आदर्श बोधिसत्व पर व ध्यान को प्रदर्शित करते हैं, ठीक, बिल्कुल, ये आंसर बिल्कुल खुला खुला आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है। और एक जो 2-4 चीजें हैं, वो 2-4 चीजें हैं ये आपके आंसर में, अगर डायग्राम की डिमांड है आपके आंसर में तो डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है, मैप वगैरह, डायग्राम वगैरह, ये सब चीजें होनी चाहिए। उसके बाद ये मैंने अच्छे से स्ट्रक्चर किया आंसर को, और उसके बाद यहाँ देखो ये फ्लो चार्ट, ठीक, तो ऐसे छोटे छोटे फ्लो चार्ट के अंदर आपका आंसर होना चाहिए, ठीक, आपका आंसर बिल्कुल पॉइंट फॉर्म में होना चाहिए। जीएस के अंदर तो सभी आंसर जो है वो पॉइंट फॉर्म के अंदर होंगे, अच्छा लगेगा आपका आंसर, ठीक है। आप ऑप्शनल में पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, पर जीएस में अधिकतर हो इतने आपको पॉइंट यूज करना है, ठीक है। जैसे ये एक इंग्लिश मीडियम का आंसर है, सांची स्तूप के ऐतिहासिक और स्थापत्य कला संबंधित महत्व विवरण दीजिए, तो ये आपका आंसर है बिल्कुल। यहाँ पे देखो इन्होंने हेडिंग दे दी यहाँ पे, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नंबर 1, ठीक है, इन्होंने हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे इन वर्ड्स को भी हाईलाइट कर रखा है इन्होंने कि सांची स्तूप, ठीक है, तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, और ये सांची स्तूप को इन्होंने हाईलाइट कर रखा, ये इन्होंने वर्ड हाईलाइट कर रखा, ये सांची स्तूप इन्होंने हाईलाइट कर रखा, ठीक है, ये मौर्यन और पास्ट मौर्यन इन्होंने हाईलाइट कर रखा। तो ये सारी चीज, ये देखो यहाँ पे आप, ये यहाँ पे डायग्राम बना रखा है इन्होंने अच्छे से, ठीक, और उसी प्रकार से अगर आप नीचे वाला आंसर देखोगे तो इसमें न डायग्राम है और न, भैया आपका आंसर सही लग रहा है, ठीक है। और आंसर अगर हिंदी मीडियम में बताऊं तो आपका आंसर ये देखो, आप आंसर ये कितना सही है, ये टॉपिक से अलग है हो, ये बौद्ध आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण हाथियों को बौद्ध मूर्ति में व्यापक रूप से दर्शाया गया है, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ये बौद्ध आस्था के बारे में ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कितना स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, इसने कितने स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे इंट्रो लिख रखा है, ठीक है, कितना फ्रेश दिख रहा है इंट्रो, ठीक। तो बौद्ध मूर्तिकला 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो इन्होंने हाईलाइट कर रखा है ये वाला, ठीक, देखो ये वाला हाईलाइट कर रखा है इन्होंने, ठीक, और ये हाईलाइट कर रखा देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे ये हाथी हाईलाइट कर रखा, तो यहाँ पे हाथी हाईलाइट कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल, वृषभ, बेल और जो सांड है, बेल है और हाथी है, सिंह है, ठीक है, आदि का अंकन किया हुआ है, ठीक, बौद्ध आस्था में, ठीक। तो बौद्ध आस्था में कहाँ कहाँ हाथी है उन सबको यहाँ बता रखा है इन्होंने, और हाईलाइट करके बिल्कुल पॉइंट वाइज आंसर लिख रखा है इन्होंने, पॉइंट वाइज हाईलाइट किए हुए और पॉइंट वाइज आंसर लिख रखा है इन्होंने, ठीक। एक और कॉपी देखो तो विजयनगर साम्राज्य की मूर्तियों में अंतर्निहित प्रमुख लक्षणों का सविस्तार वर्णन कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, और इस क्वेश्चन का आंसर कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने दे रखा है, कितने स्ट्रक्चर वे में इसका इंट्रो डाल रखा है यहाँ पे, ये इंट्रो है बिल्कुल, ठीक। अब ये इंट्रो देखो आप कि मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य द्रविड़ कला का प्रमुख प्रतिनिधि हैं, और अपनी राजनीतिक पराकाष्ठा के साथ साथ साम्राज्य ने संस्कृति को भी संरक्षण दिया। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, और यहां से आपने हेडिंग दे दी,
और यहाँ से पॉइंट वाइज आंसर शुरुआत कर दी, यहाँ से पॉइंट वाइज आंसर शुरुआत कर दी, और बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में खुला खुला आंसर लग रहा है इनका, ठीक है। तो इस टाइप के आप आंसर फ्रेम करोगे तो आपको बिल्कुल भर भर के नंबर मिलेंगे, ठीक है। पर आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ठीक। वहां देखो, आपको कॉपी भर के नहीं आनी है, आपको कॉपी भर के नहीं आनी, ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये यूपीएससी का एग्जाम है, ठीक। तो यहाँ कॉपी भर के नहीं आना है, आपको एक वेल डिफाइंड इंट्रो लिखना है क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, उसके बाद हेडिंग लगाना है, उसके बाद पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, डायग्राम की डिमांड हो तो डायग्राम बनाओ, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, ठीक है। एक ये हेडिंग, फिर अगर आपकी क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 2 क्वेश्चन दे रखे तो फिर आपका फिर बॉडी, तो ये इतने में आपकी बॉडी हो जाएगी, ठीक है, ये इतने में, और आपका ये यहाँ पे कंक्लूजन शुरुआत हो जाएगी, ये यहाँ पे इतना कंक्लूजन और ये इंट्रो और ये डायग्राम बना हुआ। इस टाइप से आपका बिल्कुल आंसर जो वेल डिफाइंड, बिल्कुल अच्छे से दिखना चाहिए आंसर, ठीक, जनरल वे के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, धन्यवाद।